Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal. I am here to teach computer science course to second year students of the Rawalpindi board. We had already started chapter number 9, that is elements of C of this book. We have previously covered chapter number 8. This is the session 2 of chapter number 9. In the last class, we studied variable declaration. Variable declaration contained two parts, that is the variable name and its data type. Today we will start with variable initialization. The process of assigning a value to a variable at the time of declaration is known as variable initialization. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये कहता है कि जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो वहां पे उनको कोई वैल्यू भी असाइन कर दें। तो अगर कोई भी वैल्यू हम डिक्लेरेशन के टाइम पे असाइन कर देंगे तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। The equal sign is used to initialize a variable. Variable name is written on left side and the value is written on the right side of equal sign. अच्छा, इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना है कि हमेशा वेरिएबल लेफ्ट साइड पर ही हो और वैल्यू राइट साइड पे ही हो। x is equals to 10, एग्जाम्पल इसकी मैं बता रही हूँ। x is equals to 10 हम राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन 10 is equals to x जो है वो इसके अंदर राइट डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू होती है वो हम लेफ्ट साइड को असाइन कर रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 10 में 10 वैल्यू हम x को असाइन कर सकते हैं, लेकिन 10 इज इक्वल्स टू x में हम x को 10 असाइन नहीं कर सकते, 10 को x असाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑपोजिट केस में पॉसिबल नहीं है। The compiler automatically allocates the required memory for the variable when it is declared. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम वेरिएबल मेमोरी किस तरह एलोकेट होती है फॉर वेरिएबल्स। यहाँ पे कंपाइलर जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है। द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डेटा दैट इज मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम। मेमोरी लोकेशन में पहले से कोई डाटा मौजूद हो सकता है, तो पहले से कोई डाटा होगा वो हमारे प्रोग्राम के लिए नहीं रिक्वायर्ड हमें, तो वो मीनिंगलेस डाटा होगा। दिस मीनिंगलेस डाटा इज नोन एज गार्बेज वैल्यू। सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग सिंटेक्स में हमारे पास गार्बेज वैल्यू आती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब ये है कि वो उसके अंदर कोई सिंबल्स डालना शुरू कर देता है इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्चुअल वैल्यू, तो उसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, लाइक डॉलर का साइन आ गया या परसेंटेज का साइन आ गया या इसमें ब्रैकेट्स आ गए या हैश का सिंबल आ गया, तो ये हमारे पास गार्बेज वैल्यूज में आते हैं। It may produce unexpected results in some computations. All variables should be initialized to avoid this problem. वेरिएबल्स को अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो वो उसको कोई गार्बेज वैल्यू असाइन कर देगा और उसकी वजह से जो है हमारी रिजल्ट्स जो हैं वो फिर सही नहीं आएंगे, वो रिजल्ट्स कोई आउटपुट में कुछ अजीब से जनरेट करेंगे। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम वेरिएबल्स को लाजमी इनिशियलाइज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास? सिंटेक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल इज टाइप अंडरस्कोर नेम, आगे वेरिएबल, फिर इक्वल टू साइन और फिर वैल्यू और फिर सेमीकोलन। ये पूरा राइटिंग सिंटेक्स इन्होंने बताया हुआ है। जितनी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम उसका सिंटेक्स देखेंगे, बाद में हम एक्चुअल एग्जांपल्स पे जाएंगे। टाइप अंडरस्कोर नेम, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। अभी ये डाटा टाइप कैटेगरीज हम आगे सारी की सारी स्टडी आउट करेंगे। वेरिएबल, इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर भी देखा था कि हम डाटा टाइप पहले लिखते हैं फिर वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं। फिर ये इक्वल टू साइन, इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। अच्छा, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू साइन जो है, जो कि हम मैथ के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ए इज इक्वल्स टू बी या बी इज इक्वल्स टू ए, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इन दोनों की ऑपरेटर्स डिफरेंट है। ये जो सिंगल इक्वल टू है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि हमारी
राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे असाइन कर रहा है। और लास्ट इज वैल्यू, इट इज द वैल्यू टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, 100 दे दें, 10 दे दें, 75 दे दें, तो कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स शो की हुई हैं। इंट, इंट हमारे पास डाटा टाइप है, एन, एन वेरिएबल का नाम है, फिर इक्वल टू साइन आया है जो कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद वैल्यू लिखी दैट इज 100 और एट द एंड हमने सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन प्रोग्राम बॉडी के अंदर लिखना मस्ट है। अगर सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो वो सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। नीचे हमारे पास एग्जांपल है, इंट x इज इक्वल्स टू 50 कॉमा y इज इक्वल्स टू 75। ये हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी देखा था कि अगर सेम डाटा टाइप में आ रहे हैं तो उनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंट x इज इक्वल्स टू 50 सेमी कॉलन और न्यू लाइन पे जाके इंट y इज इक्वल्स टू 75 सेमी कॉलन। तो दोनों सिंटेक्स हैं करेक्ट, गलत नहीं है। तो दोनों वे से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन दिस इज अ मोर बेटर अप्रोच कि हम एक ही लाइन के अंदर इसको राइट डाउन करें ताकि हमारे प्रोग्राम के लाइन ऑफ कोड जो हैं वो ज्यादा इंक्रीज ना हो। इसके बाद हमारे पास है फ्लोट, फ्लोट भी डेटा टाइप है। फिर एवरेज, एवरेज वेरिएबल का नाम, इक्वल टू साइन 50.73। जो फ्लोट की वैल्यू होती है वो डेसिमल फॉर्म में होती है। ये भी आगे अभी हम पूरी फ्लोट की कैटेगरीज को डिटेल में देखेंगे, इंटीजर को भी डिटेल में देखेंगे और आगे करेक्टर को भी डिटेल में देखेंगे। चार जो है वो इट इज शॉर्ट फॉर करेक्टर। ग्रेड वेरिएबल का नाम, इक्वल्स टू और आगे हमने कोई भी लेटर असाइन करना है। चार के अंदर कोई एक लेटर एट अ टाइम जो है हम राइट डाउन कर सकते हैं। ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, तो जेड तक जो है सारे में से कोई एक लेटर जो है हम एट अ टाइम असाइन करेंगे। एक से ज्यादा हम नहीं कर सकते। जब एक से ज्यादा असाइनिंग होती है तो वो हमारी चार में नहीं, वो स्ट्रिंग में चली जाती है, उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाती है। तो चार जो है वो क्योंकि बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा जो डाटा टाइप है वो हमारे पास चार का ही है, तो इसमें एट अ टाइम सिर्फ सिंगल लेटर आता है और ये हमेशा सिंगल कोट्स में होता है। ये एक सिंगल इन्वर्टेड कोट स्टार्ट में और सिंगल इन्वर्टेड कोट एंड में और एट द एंड सेमी कॉलन। नंबर्स को कभी भी कोट्स के अंदर नहीं डालते, उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालते। लेकिन जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं या कोई लेटर्स लिखने हैं तो वो हमेशा जो है कोट्स के अंदर ही आएंगे। चार के लिए सिंगल कोट होता है, स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स होते हैं, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या है हमारे पास बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। ये जो वेरिएबल डेफिनेशन है इट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का दूसरा नाम वेरिएबल डेफिनेशन है हमारे पास। Generally, there is a slight difference between declaring and defining a variable. The variable declaration specifies the name and type of the variable to the compiler. It does not allocate memory location for the data to be stored in the variable. वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप और नेम असाइन करेगा। जैसे ये एग्जांपल है, इंट n इज इक्वल्स टू 100 सेमी कॉलन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिर्फ इंट n और सेमी कॉलन आएगा, आगे वैल्यू नहीं आएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहा इसके अंदर, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन तब होती है जब हम एक्चुअल कंटेंट उसमें जाके स्टोर कर रहे होते हैं। तो वो तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हो ही नहीं रहा, हम उसको कोई वैल्यू ही नहीं असाइन कर रहे। तो इसलिए इसके अंदर इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। तो ये चीज आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं होती। The variable definition specifies the name and type of the variable as well as allocates some memory location to store the data in the variable. तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास डाटा टाइप भी दे रहा है, वेरिएबल का नेम भी दे रहा है, उसको वैल्यू भी असाइन कर रहा है। जब वैल्यू असाइन करेगा तो वो वैल्यू डेफिनेटली मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो है मेमोरी एलोकेशन होगी अब।
In C language, variable declaration and variable definition are not specified separately. हम इनको अलग अलग डिफाइन नहीं करते। आपको ये नहीं करने की जरूरत कि आप इंट n ऊपर अलग से डिफाइन करें और फिर नीचे n इज इक्वल टू 100 को अलग से डिफाइन करें। ऑफ कोर्स ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ ही मेंशन कर देते हैं। The variable definition is automatically performed when a variable is declared. It means that variable declaration also allocates the memory required by the variable to store the data. हम वेरिएबल डेफिनेशन को उसी टाइम पे यूज कर लेते हैं जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम डिक्लेरेशन को भी मेमोरी असाइन, मेमोरी एलोकेट जो है वो कर रहे हैं। एक्चुअल में मेमोरी एलोकेशन होती हमारे पास जो है वो वेरिएबल डेफिनेशन टाइम पे है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही जगह पे हो रहा है या एक ही स्टेप में हो रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी मेमोरी एलोकेशन इसके अंदर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेमिंग रूल्स आ जाते हैं। डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम वेरिएबल्स को नाम असाइन कर सकते हैं। अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर इनमें से कोई एक रूल भी हम फॉलो नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा सिंटेक्स एरर जनरेट होगा। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल्स के नेम के अंदर आइदर अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो या फिर अंडरस्कोर हो। अंडरस्कोर के अलावा हम कोई और स्पेशल सिंबल नहीं डाल सकते हैं। हमारे कीबोर्ड के ऊपर काफी सारे स्पेशल सिंबल्स बने हुए होते हैं, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, डॉलर साइन होगा, परसेंटेज का साइन हो गया, एंड का सिंबल हो गया। तो ये सिंबल्स हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। The first character of a variable must be a letter or underscore. The use of underscore is not recommended. The variables 9, minute, hash, home, and 2 kg are invalid. Starting of variable कभी भी नंबर से नहीं करनी, क्योंकि नंबर से करते हैं तो उसकी मेमोरी के अंदर जाके वो उसको एज एन इंटीजर परसीव करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से वो सिंटेक्स एरर जनरेट कर देता है। तो स्टार्टिंग जो है हमेशा किसी ना किसी लेटर से करनी है, किसी और सिंबल से भी नहीं करनी है। आप अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर भी अवॉइड करें कि आप उसको स्टार्टिंग में ना यूज करें। Blank spaces are not allowed in variables. The variables may where or your car are invalid. वेरिएबल के अंदर जो है वो स्पेस नहीं एलोकेट होनी चाहिए। अगर आप वेरिएबल के अंदर स्पेस डाल देंगे, तो उसकी वजह से भी वो एरर जनरेट करेगा। ये एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है कि वेरिएबल के बीच में डैश वेरिएबल और योर डैश कार, ये इसके अंदर जो है बीच में स्पेसेस आ रही हैं, तो ये स्पेसेस भी नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल नेमिंग के अंदर हम कभी भी ब्लैंक स्पेसेस नहीं डालते हैं। बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। हमारी सी लैंग्वेज जो है वो नॉर्मली लोअर केस में ही चलती है, लेकिन वेरिएबल नेमिंग में हम दोनों केसेस यूज कर सकते हैं। आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। A user defined variable is typically written in lowercase. The constants are typically written in uppercase. यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं उनको अमूमन लोअर केस में ही डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर हम कोई कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम अपर केस यूज कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल हम डिटेल में आगे देखेंगे। स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेमिंग के लिए हम स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज कर सकते। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स में हमारे पास ये इंट, वॉइड, वॉइल, वाइल, केस, इफ, एल्स, ये हमने पीछे सारे के सारे कीवर्ड्स देखे थे। वो सारे हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि सी लैंग्वेज ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है। तो सी लैंग्वेज जिन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है, हम उन वर्ड्स को एज वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। ये हमने आइडेंटिफायर्स में भी देखा था कि वो भी हमारे पास 31 कैरेक्टर्स तक होते हैं।
If a variable consists of more than 31 characters, only first 31 characters will be used, the remaining characters will be ignored. ये आइडेंटिफायर के केस में भी उन्होंने यही स्कीम बताई थी कि 31 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप 31 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा कोई लिख देंगे वेरिएबल नेम, तो वो फर्स्ट 31 को कंसिडर करेगा और आगे वालों को इग्नोर कर देगा। A variable can be declared only for one data type. वेरिएबल की, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एट अ टाइम वेरिएबल को सिर्फ एक ही डाटा टाइप असाइन करना है। अब डाटा टाइप्स हमारे पास क्या है, इंट है, वॉइड है, डाटा टाइप हमारे पास इंट है, फ्लोट है, चार है, डबल है, लॉन्ग है, वो सारी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। तो कहीं ऐसे ना करें कि हम लिख दें इंट एक्स, एक्स को हमने इंट डाटा टाइप असाइन किया और नीचे हम लिख दें फ्लोट एक्स। तो दो सेम वेरिएबल्स के साथ डिफरेंट डाटा टाइप्स नहीं हो सकते हैं। अगर ये भी करेंगे तो इसमें भी हमारे पास एरर जनरेट होगा। द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप मीनिंगफुल नहीं रखेंगे, लाइक आपने रख दिया एक्स वाई एम, अब एक्स वाई एम कोई मीनिंग नहीं बना रहा, तो इस तरह के अगर आप वेरिएबल नेम्स यूज करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं जाके आप लिखने में मिस्टेक कर देंगे और उसकी वजह से एरर जनरेट हो जाएगा। इट हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का पर्पस जो है हम उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर कोई हम मीनिंगफुल नेम उसको असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी मार्क्स। तो अगर आपने स्टूडेंट के मार्क्स ही स्टोर करने हैं तो उस वेरिएबल को नाम ही मार्क्स का असाइन कर दें। तो जब मार्क्स का नेम असाइन होगा तो डेफिनेटली हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इस वेरिएबल में स्टूडेंट के मार्क्स को जाके स्टोर करें। If a variable consists of multiple words, first letter of each word should be capitalized to improve readability. अब हम इनके बीच में स्पेसेस तो डाल नहीं सकते हैं। तो अगर आपने मल्टीपल वर्ड्स को लिखना है एक साथ विदाउट स्पेसेस, तो बजाय ये कि उन सारे वर्ड्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं जैसे ये एंड पे लिखा हुआ है, तो उनमें से क्या करें, जो हर वर्ड है उसका पहला पहला वर्ड कैपिटल कर दें। जैसे अब वेरिएबल माय फोन नंबर, इसको अंडर पढ़ना ज्यादा आसान है, इज मोर रीडेबल देन माय फोन नो। तो ये इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो पहला पहला लेटर जो है उसको कैपिटल कर दें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग देखते सार हो जाए कि इसके अंदर कौन सा हमने मल्टीपल वर्ड्स को यूज किया है। आगे नीचे एग्जांपल्स हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल्स आर एज फॉलोज। इसमें मार्क्स हो सकती हैं, सब वन हो सकता है, अंडरस्कोर टेस्ट हो सकता है, एफ अंडरस्कोर नेम हो सकता है। तो आप कोई भी वेरिएबल नेम असाइन कर सकते हैं। एवरेज कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी वेरिएबल नेमिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो ये तीन हमारे पास टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स है। अच्छा, अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये इन कैटेगरीज के ऊपर जा रहे हैं। ये जो कैटेगरीज हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती हैं, इनके ऊपर लॉन्ग नोट्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स है। A numeric constant consists of numbers. It can be further divided into two types. Numeric constants की हमारे पास two types हैं। नंबर वन integer constant है और नंबर टू floating point constants है। तो पहले हम integer constants को देखते हैं। Integer constants are numeric values without fraction or decimal point. अच्छा, इंटेजर और फ्लोट में मेन डिफरेंस ही ये है। इंटेजर के अंदर सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं, उसके अंदर डेसिमल नंबर नहीं आ सकते। और फ्लोट में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही आते हैं, उसमें हम होल नंबर्स नहीं लिखते। इंटेजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड। तो जो वैल्यूज काउंट कर सकते हैं वो हम इंटीजर कांस्टेंट में मेंशन करते हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। इंटीजर जैसे मैथ के अंदर हमारे पास होती है इंटीजर वैल्यूज जो कि z से रिप्रेजेंट होती है, उसके अंदर भी हम प्लस माइनस दोनों वैल्यूज इंक्लूड करते हैं। तो सी लैंग्वेज में भी ऐसे ही है।
इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों इंक्लूड होते हैं. द माइनस साइन इज यूज फॉर नेगेटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, तो उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे तो वो नेगेटिव साइन इंटीजर बन जाएगा. इफ नो साइन इज यूज द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट. प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फिर माइनस का साइन जरूर लगाएं. तो यही एग्जांपल्स नीचे गिवन है. 87, 45, -10, -5, इसके आगे -75 कर लें, -105 कर लें, 920 कर लें, तो ये सारी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल आ जाती हैं. आगे हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स. फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट. इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज आ रही होती हैं, पर फ्रैक्शन वैल्यूज को हम लिख नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली हम डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में ही इसको लिखते हैं. हमारे प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस तो हो नहीं सकता, तो ये हम हमेशा डेसिमल पॉइंट फॉर्मेट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को लिखते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर measured. इनको हम measure कर सकते हैं. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम. इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड हो रही हैं. The minus sign is used for negative floating point constants. If no sign is used, the value is positive by default. सेम जो हमने इंटीजर में देखा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो फिर माइनस का साइन लाजमी लगाना है. तो फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल है 50.75, 10.22, -13.42. तो किसी तरह की भी वैल्यू लिख सकते हैं. 107.357. तो वो आप बस आपके पास डेसिमल पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए, तब वो फ्लोटिंग पॉइंट कंसिडर होगी. नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज करेक्टर कांस्टेंट्स. एनी करेक्टर रिटर्न्स विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज नोन एज करेक्टर कांस्टेंट. करेक्टर कांस्टेंट मैंने अभी भी बताया था कि ये हमेशा सिंगल कोट्स में होते हैं, के साथ में जो है एक ऊपर कोट और दूसरी तरफ ऊपर कोट, ये हम मेंशन करते हैं. नीचे एग्जांपल्स भी शो हो रही हैं. ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट्स. अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स भी यूज हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 कैरेक्टर. मैक्सिमम लेंथ जो है वो इसकी 1 कैरेक्टर ही है. ये नीचे भी इन्होंने जो शो की हुई है एग्जांपल्स में, ए है सिंगल कोट के अंदर, स्मॉल एन है सिंगल कोट के अंदर, जी है सिंगल कोट के अंदर, ये स्टेरिक का साइन है स्पेशल कैरेक्टर में आ गया सिंगल कोट के अंदर, डॉलर का साइन डाल के सिंगल कोट में लिख सकते हैं. इवन इसमें डिजिट्स भी लिख सकते हैं. अभी डिजिट्स की एक्सप्लेनेशन में अगले नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को देती हूँ. तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सिंगल कोट के अंदर जो रिप्रेजेंट हो रही हैं, दीज आर द करेक्टर कांस्टेंट्स. इसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. स्ट्रिंग कांस्टेंट्स a collection of characters written in double quotation mark is called string और string constant. तो स्ट्रिंग और करेक्टर में एक ही डिफरेंस है. करेक्टर में एट अ टाइम सिर्फ एक ही लेटर इंक्लूड होती है और वो सिंगल कोट के अंदर आता है, और स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हमारे पास ज्यादा लेटर्स एक साथ इंक्लूड होते हैं और वो हमेशा डबल कोट्स में आते हैं. तो ये डबल कोट और सिंगल कोट को गलत नहीं करना. अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा. अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कोट डालेंगे तो वो फिर करेक्टर कंसिडर होगा. It may consist of any alphabetic characters, digits and special symbols. यहाँ पे भी एग्जाम्पल गिवन है. Some examples of string constants are as follows. पाकिस्तान डबल कोट्स में है, 123 डबल कोट्स में है. कोई भी एड्रेस देना है 99 मॉल रोड कॉमा लाहौर, तो ये भी डबल कोट्स में हम मेंशन करते हैं. स्ट्रिंग्स हम यूज ही इसलिए करते हैं जिसमें हम ज्यादा वैल्यूज एक साथ पास ऑन कर सकें, वरना हम करेक्टर को भी यूज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये हमारे पास 123 जो है ये तो नंबर है, तो नंबर को हमने डबल कोट्स में यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? नॉर्मली अगर हम इंटीजर में नंबर्स लिख रहे हों तो वो कभी भी डबल कोट्स में नहीं आएंगे, ना ही सिंगल कोट में आएंगे.
लेकिन करेक्टर और स्ट्रिंग में जब हम ये नंबर्स लिख रहे होते हैं तो ये हमारे पास डबल कोट्स में आते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आप लोगों को इसके साथ देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। I will just show you the example why we are using 1, 2, 3 with double quotes. Okay, this is something that is known as ASCII table. ASCII is American Standard Code for Information Interchange. ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कोड बना हुआ है जो कि सारे कंप्यूटर्स फॉलो करते हैं। हमारे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। तो हम जो कीबोर्ड से चीजें टाइप कर रहे हैं वो कंप्यूटर किस तरह करके अंडरस्टैंड करेगा? वो इस तरह अंडरस्टैंड करता है कि बैक एंड हर करेक्टर हर लेटर का बाइनरी कोड गिवन है जो कि कंप्यूटर उस कोड को उस लेटर के अगेंस्ट उठा के तो वो फौरन जो है वो उसको परसीव कर लेता है कि हमने कौन सा लेटर या कौन सी की को प्रेस किया है एट अ टाइम। तो एस्की टेबल जो है वो हमारे पास सारी बाइनरी वैल्यूज शो करता है फॉर ऑल द करेक्टर्स। ये जो ग्लिफ है ये हमारे पास सारे करेक्टर्स शो कर रहे हैं। दीज आर ऑल द करेक्टर्स ऑफ द कीबोर्ड। इसके अंदर कैपिटल लेटर्स अलग होते हैं और स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट। ये कैपिटल लेटर की एस की वैल्यू यहाँ पे बाइनरी वैल्यू इज डिफरेंट और स्मॉल लेटर की यहाँ पे बाइनरी वैल्यू इज डिफरेंट। तो इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं। पर इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं हो रहे, इसके अंदर हमारे पास ये 0 से 9 तक डिजिट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये ऊपर जितने स्पेशल सिंबल से आगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो बिकॉज ये 0 to 9 वैल्यूज जो हैं हमारे एस्की टेबल में भी मौजूद हैं, दैट इज व्हाई वी कंसिडर देम एज करेक्टर्स एज वेल। हम इनको भी एज अ करेक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्टर वैल्यूज हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनके अंदर भी हम डिजिट्स को प्लेस कर सकते हैं विद सिंगल कोट और डबल कोट अलोंग विद करेक्टर्स। हम इनको एज अ करेक्टर परसीव ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे एस्की टेबल के अंदर सारे करेक्टर्स के साथ 0 to 9 वैल्यूज भी मौजूद है। अगर हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है, लाइक कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, जिसमें y और z की वैल्यू 2 और 5 है, तो अगर 2 प्लस 5 करना है तो उसके लिए तो इंटीजर ये को ही यूज करेंगे। उसके लिए आप स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यूज को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर भी हम नंबर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर्स। सो दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज एस्की टेबल के अंदर 0 to 9 वैल्यूज मौजूद हैं जो कि बाकी सारे करेक्टर्स के साथ इनकी रिप्रेजेंटेशन भी बाइनरी वैल्यूज के साथ शो कर रही है। सो दैट इज द रीजन व्हाई स्ट्रिंग के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रिंग और करेक्टर के अंदर वी रिप्रेजेंट नंबर वैल्यूज एज वेल। तो डबल कोट्स के अंदर 1, 2, 3, डबल कोट के अंदर 99 डैश मॉल रोड कॉमा लाहौर, ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये जो भी ये लेटर्स नंबर्स स्पेशल सिंबल्स शो हो रहे हैं ये सारे के सारे हमारे एस्की टेबल में अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एस्की टेबल, वो आपका पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों इन नंबर्स को भी एज अ स्ट्रिंग या करेक्टर्स के तौर पे यहाँ पे पास ऑन कर रहे हैं। Okay, that is it for the session today. For any kind of query, you can leave it in the comment section below. We will start the data types from our next session class. Do subscribe the channel and click on the notification icon so you are notified when the next lecture has been uploaded. Okay, thank you for listening. Allah Hafiz.